2023 के पीएसएल के ड्राफ्ट में मैथ्यू वेड को कराची किंग्स ने प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया था और उन्हें 3 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। मगर वो 19 इनिंग्स के अंदर सिर्फ एक ही 50 करने में कामयाब हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2023 में बाबर आजम को कराची किंग्स से पेशावर जर्मी में प्लैटिनम कैटेगरी में ट्रांसफर किया गया। हालांकि उन्होंने 2022 के न सिर्फ पीएसएल में खराब कारकर्दगी दिखाई थी बल्कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों में खराब कैप्टनसी के साथ साथ बदतरीन कारकर्दगी का भी मुजाहरा किया था। पीएसएल के 10वें एडिशन का ड्राफ्ट अभी कल ही हुआ है और उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर बेवजह ही पैसे लुटाए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं वर्स्ट पिक्स के बारे में बात करेंगे। कराची किंग्स ने 8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ऑस्ट्रेलियन सीनियर ओपनर डेविड वार्नर के लिए। ये एक तरह से डेविड वार्नर के लिए डेब्यू सीजन है पीएसएल का, क्योंकि इससे पहले आज तक डेविड वार्नर ने कभी पीएसएल के लिए रजिस्टर नहीं किया। मगर मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी पिक नहीं है, क्योंकि आजकल की डेविड वार्नर की फॉर्म के लिहाज से डेविड वार्नर किसी भी टीम के लिए एक रिस्क पिक ही है। ओवर द इयर्स डेविड वार्नर का इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल में परफॉर्मेंस कमाल रहा है। 2016 के आईपीएल में हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 848 रन्स करके तमाम क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए थे। 2016 के बाद भी उन्होंने आईपीएल में ठीक ठाक परफॉर्मेंसेज ही दी हैं, जहां उन्होंने 2017 में 641 रन, 2019 में 692 रन, 2020 में 548 रन, 2021 में 195, 2022 में 432 और 2023 में 516 रन किए हैं। मगर 2024 इनके लिए नाइटमेयर ईयर साबित हुआ, जहां उन्होंने 8 मैचेस में सिर्फ 168 रन ही स्कोर किए और आईपीएल 2025 में भी अनसोल्ड ही गए। मगर कराची किंग्स का इन पर 8 करोड़ खर्च करना अनजस्टिफाइड लगता है। लाजमी सी बात है कि एक्सपर्ट्स को हमसे बेहतर मालूमात है, मगर इनकी करंट फॉर्म को देखते हुए इनकी पिक की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। नंबर 2, हमारा इस लिस्ट में जिस प्लेयर का नाम नेक्स्ट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का जाना माना नाम है। और तो और केन विलियमसन को पाकिस्तानी फैंस भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मगर क्वेश्चन इज दैट कि क्या केन विलियमसन T20 के अंदर वो परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो कि एक T20 की लीग के अंदर एक प्लेयर से एक्सपेक्ट की जाती है। देयर इज अ हाई चांस कि इन्हें इस पीएसएल के एडिशन में यूज भी न किया जाए, क्योंकि इन्हें सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया गया है और वैसे भी किंग्स का प्लेइंग 11 काफी कंप्लीट लगता है। और विलियमसन एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका आईपीएल और बाकी लीग्स के अंदर परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। उनका T20 के अंदर प्राइम फॉर्म कब था कोई नहीं जानता। और तो और उन्हें 2024 के आईपीएल के अंदर 2 मैचेस में सिर्फ 24 रन ही बनाए। इसके अलावा 2022 के सीजन में उन्होंने 13 मैचेस के अंदर सिर्फ 216 रन ही बनाए, वो भी 19 के एवरेज के साथ। वो आईपीएल में भी सिर्फ इसलिए टिक पाए क्योंकि उन्होंने 2018 में 735 रन बनाए थे। मगर आज के दौर के हिसाब से 123 का करियर स्ट्राइक रेट इनके केस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। अगर इनका आईपीएल करियर देखें तो 79 मैचेस में उनके सिर्फ 2128 रन हैं, जिसमें एक भी सेंचुरी शामिल नहीं है। ये स्टेट्स इन्हें एक इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पर पेश नहीं करते। तो सवाल ये पैदा होता है कि कराची किंग्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइज की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्हें विलियमसन को अपनी टीम में लेना पड़ा। नेक्स्ट अब कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करते हैं। अगर बात की जाए कोयटा ग्लेडिएटर्स की ओपनिंग पेयर की तो वो शानदार है, क्योंकि इसमें फिन एलन और रोसू जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। लेकिन अगर इनकी मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो वो हमेशा से वीक रहा है। ऐसे में प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किए गए फहीम अशरफ पर सबकी नजरें हैं, मगर क्या वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्म कर पाएंगे? अगर T20 के ओवरऑल स्टैट्स देखें तो फहीम अशरफ के 48 मैचेस में 311 रन हैं विद द एवरेज ऑफ जस्ट 12.4 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 129। लेकिन अगर बात करें 2024 के इनके पीएसएल के सीजन के स्टैट्स की तो उन्होंने 8 मैचेस के अंदर सिर्फ 100 रन ही स्कोर किए हैं विद द एवरेज ऑफ 16 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 130। इनकी इन्हीं परफॉर्मेंसेस के चलते उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी रिलीज कर दिया गया था। मगर इन्हें कोयटा ग्लेडिएटर की जानिब से पिक किया जाना, वो भी प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर, इनकी पिक पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। अब वर्स्ट पिक्स की बात हो ही रही है तो नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे प्लेयर की जिसे काफी सारे लोग किंग बताते हैं, मगर असलियत कुछ और ही है। मैं बात कर रहा हूँ बाबर आजम की। पेशावर के लिए इनको रिटेन करना ना तो उनके लिए ठीक है ना ही टीम के लिए। पिछले 2 सालों में बाबर आजम ने पेशावर के लिए कैप्टनसी के साथ साथ काफी वैल्यूएबल रन्स भी स्कोर किए हैं। तो ये बात तो तय है कि बाबर कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है। लेकिन अगर हम पेशावर के टॉप ऑर्डर की बात करें तो बाबर की टॉप 3 में कोई जगह नहीं बनती।
मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और टॉम कॉलर कैद मोड टॉप 3 को मुकम्मल कर रहे हैं। ऊपर से मिडिल ऑर्डर में आसिफ अली और हुसैन तलत के मौजूद होने से उनकी टीम में ऑलरेडी काफी वैरायटी नजर आती है। हो सकता है कि बाबर आजम इस बार कोई बहुत बड़ा कमाल कर दें, लेकिन उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को देखते हुए लगता नहीं है कि वो इस साल भी कोई अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे। अब आखिर में बात करते हैं पीएसएल के ड्राफ्ट की। इस बार के पीएसएल के एडिशन के बाद पाकिस्तान की सुपर लीग को 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। इस बार का पीएसएल का एडिशन इंतहाई अहमियत का हामिल था। जहां पर ये तमाम अवाम और पाकिस्तान के लिए एक आइकॉनिक मोमेंट था, वहीं पर सब ये बात कर रहे थे कि इस साल ड्राफ्ट की सेरेमनी में काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इसका वेन्यू भी एक बहुत अच्छी और तारीखी जगह को सिलेक्ट किया गया, मगर एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बरक्स पीएसएल का ये ड्राफ्ट सबसे बड़ा फ्लॉप निकला। मैनेजमेंट से लेकर होस्टिंग तक हर चीज में खराबियां देखने को मिली। एक स्टेज पर हमने होस्ट को कैमरे के सामने सिगरेट भी पीते हुए देखा। इसके अलावा पूरी तकरीब में सिर्फ एक माइक था जो चल रहा था, बाकी तमाम माइक में से किसी में भी आवाज नहीं आ रही थी। आखिर में एक शख्स को कैमरे के सामने से कुर्सी उठा के जाते हुए देखा गया। बहरहाल जैसा इस ड्राफ्ट को होना चाहिए था और जितना उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले सालों में हम अपनी गलतियों से सीखें और आइंदा इनको ना दोहराएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।